हेलो एवरीवन। आज वाला जो वीडियो है हम लोगों का वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपका यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपने टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये है यूनिट 4 बट इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं जो आपने क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स के अंदर, या यू कैन सिंपली से कि इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में जब आप चैप्टर्स वाइज पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते थे एज़ पर योर बुक, जो कि संदीप गर्ग सर की बुक ले लो या टी आर जैन सर की बुक ले लो या कोई भी अदर ऑथर्स की बुक ले लो। तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर्स मिला के यूनिट नंबर 3 होता था सीबीएसई का जो क्लास 12th का एग्ज़ाम होता था उसमें, और सीयूटी के एग्ज़ाम में इसको यूनिट नंबर 4 बताया गया है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जब आप देखोगे ना तो 1, 2, 3 ये जो 3 यूनिट है, ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 8, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और फिर जो आपका है टॉपिक नंबर लास्ट के 2, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये वाला आपका चैप्टर बन जाता है कौन सा, 9। तो ये है चैप्टर 8, ये है 7। तो यहाँ पे आओ तो यूनिट नंबर 3 जो 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता था उसमें यूनिट 3 होता था, यहाँ पे यूनिट नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9। तो सबसे पहले हम लोग आज वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके अंदर टोटल 11 पॉइंट्स हैं और यू कैन सिंपली से 11 टॉपिक्स हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बिकॉज सारे ही आपको पढ़ने हैं सीयूटी एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए, करेक्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सेकंड जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, फिर थर्ड जो होता है एग्रीगेट डिमांड के बाद एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, देन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। फिर उसके बाद आता है जी कंजम्पशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, देन इन्वेस्टमेंट एंड मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको सारे के सारे टॉपिक जो है सीयूटी एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो एग्रीगेट डिमांड सिंपली मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बेसिकली डिमांडेड बाय एन इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन प्राइस। तो सिंपल यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो गिवन लेवल ऑफ प्राइस है, टाइम है, इनकम है, उस पे टोटल डिमांड किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब मान लो एक इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पूरा इंडिया के जितने भी लोग रह रहे हैं वो जितनी भी टोटल डिमांड करेंगे और उसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर सारे लोग रहते हैं तो सारे सेक्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर। टोटल 4 सेक्टर जो होता था हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो डेफिनेशंस क्या है, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल दीज सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर जो गिवन लेवल ऑफ इनकम होता है उसके अंदर इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स प्लानिंग टू बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। उसकी जो टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, याद रखना, तो टोटल जो वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस। वहाँ पे हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था नेशनल इनकम वाले चैप्टर्स में। फाइनल गुड्स का मतलब जो कि रेडी टू यूज़ है, रेडी टू कंज्यूम करने के लिए रेडी है, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, वो अभी भी अनप्रोसेस्ड है, फाइनल गुड्स बनना बाकी। नेक्स्ट है क्या, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर गिवन। ये दूसरा एक मीनिंग दिया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी होता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जितना भी आप करोगे तो इसका मतलब जो है उतने आप खर्चे करने के लिए क्या हो, अवेलेबल हो, और यू से खर्चे करने के लिए आप जो है विलिंग टू इनकर द एक्सपेंडिचर, आप इच्छुक रखते हो। फिर है क्या, इट मीन्स एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन द सेम। तो यहाँ पे एडी का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को एडी कहा जाता है, तो एडी बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो एक्सपेंडिचर मेथड में जो 4 चीज़ें ऐड करते थे ना, वही सेम 4 चीज़ें हैं। एक्सपेंडिचर मेथड याद करो, वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता था, वही सेम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात होती। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट
नंबर थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नंबर 4 है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी फॉर प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम दैट मीन्स कि नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो भाई, जितने भी हाउस होल्ड लोग होते हैं, हाउस होल्ड लोग जो होते हैं ना, वो हाउस होल्ड वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो परचेज करते हैं या जो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, तो उन सबको जब टोटल कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है टोटल सम ऑफ दी मनी वैल्यू, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई हाउस होल्ड वाले जो लोग हैं, इंडिविजुअल हो गए और भी बाकी लोग जो हो गए हाउस होल्ड सारे, वो लोग पूरे एक साल में जो भी खर्चे करते हैं अपने कंजम्पशन पे, जैसे कि खाने पीने की सामान खरीद लिया, रहने का किराया, ये वो सारी चीज़ में आ जाती है। किराया मतलब कि जो क्लॉथ के जो एक्सपेंडिचर करते हैं, रहने के, खाने के, पहनने के, तो सारे एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, फाइनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है? ऑल प्राइवेट फर्म्स, याद रखते ना, ऑल प्राइवेट फर्म्स जो भी खर्चे करती है कैपिटल गुड्स पे। यहाँ पे क्या था? कंज्यूमेबल गुड्स था। यहाँ पे अगर हाउस होल्ड की बात करें तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जिसको हम लोग डिस्पोजल इनकम भी बोलते हैं, दैट इज़ की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकर कर रहा है हाउस होल्ड बाय डिस्पोजल इनकम। अब डिस्पोजल इनकम का मतलब क्या होता है? ये पहले पढ़ना होता था इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में, अब नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी आ जाता है। डिस्पोजल इनकम का मतलब होता है जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स को हटा दिया जाता है, तो वो इनकम जो हाउस होल्ड जो है फ्रीली बिना किसी रोक टोक के खर्च कर सकता है। क्योंकि जो भी इनकम कमाता है ना हाउस होल्ड, पहले उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एक ही बात होती। तो वो टैक्स देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं वो कहलाता है आपका डिस्पोजल इनकम। नेक्स्ट है क्या? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बताया जो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, ऑल प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बोलूँ इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, प्राइवेट के अंदर हाउस होल्ड भी इंक्लूड होता है, ठीक है, प्राइवेट के अंदर हाउस होल्ड भी इंक्लूड होता है, प्राइवेट के अंदर हाउस होल्ड भी इंक्लूड होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ ना, तो ध्यान रखना इन दोनों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं MCQ वाले चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर गुड्स साथ साथ में कैपिटल गुड्स दोनों पे जो गवर्नमेंट खर्चा करता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ ना हाउस होल्ड या प्राइवेट फॉर्म सेक्टर्स का, या फॉर्म हाउस होल्ड फॉर्म, तो हाउस होल्ड और फॉर्म ने कंजम्पशन गुड्स पे जो खर्चे करे, किस पे? कंजम्पशन गुड्स पे जो खर्चे करे, गुड्स एंड सर्विसेज बोल लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करा ना वो आता है हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नाम ही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करता है कौन? प्राइवेट सेक्टर या हाउस होल्ड, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन गुड्स पे यानी कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्चा करेगा और वो भी जो है कैपिटल गुड्स पे भी खर्चा करेगा, तो दोनों को टोटल खर्चे को बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रख लेना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट वाले एक्सपेंडिचर के अंदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों का खर्चा इंक्लूडेड है। लेकिन जब प्राइवेट और हाउस होल्ड की बात करूं तो जो कंजम्पशन पे करेगा उसको बोलते हैं सी, और जो कैपिटल गुड्स पे करेगा उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। बाकी नेट एक्सपोर्ट तो बड़ा ही आसान है, जो भी आपने एक्सपोर्ट करा है उससे पैसे आते हैं तो एक्सपोर्ट, माइनस इंपोर्ट जब आप गुड्स का करते हो तो पैसे आपके चले जाते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू कोई भी इकोनॉमी जो है ट्रांजेक्शन्स करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। सेल परचेज भी उसी को बोलते हैं। फ़र्क ये हो जाता है जब एक देश से दूसरे देश में सेल परचेज किया जाता है उसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं, और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम सेल परचेज करते हैं तो उसे सेल परचेज बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, बाहर, अब्रॉड का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलो, अब्रॉड बोलो, एक ही बात। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज टर्म्ड एट नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब और इंपोर्ट का मतलब बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी बनता है, डायग्राम भी बनता है। तो सबसे पहले बता दूं एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकॉनमी। देखो यहाँ पे जो आपको AD इक्वल्स टू C प्लस आई है ना, आप AD इक्वल्स टू क्या लिखोगे? C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम। क्यों? क्योंकि जब इन चारों को आप टोटल करते हो तब जाके आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। अभी हमने ऊपर में पढ़ा 4 कंपोनेंट्स, तो 4 कंपोनेंट्स का मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स। लेकिन क्लास 12 में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, यानी कि
टू सेक्टर मॉडल ही पढ़ना है। टू सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप ऐड करोगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, आई फॉर इनकम मत लेना, क्योंकि इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, आई को इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई लिया जाएगा। गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू आ जाए एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या ये होता है, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। टू सेक्टर मॉडल बोलेगा तो सिर्फ सी प्लस आई। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो आपकी इनकम, वाई फॉर इनकम, इसको आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। नेशनल इनकम क्यों? क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ इनकम लिखा हुआ है वी अज्यूम ये नेशनल इनकम है, वाई का मतलब नेशनल इनकम होता है। तो यदि आपकी नेशनल इनकम एग्जाम्पल के तौर पर 0 है, फिर 100 हो गया, फिर 200, फिर 3, 4, 5, तो अगर इनकम 0 है तो देखो यहाँ पे कंजम्पशन 40, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर इनकम 0 है ना तो भी आपकी कंजम्पशन होती। अगर आप एक ह्यूमन पर्सन हो, ठीक है, अगर मान लो आज की इनकम नहीं है या एक महीने इनकम नहीं होती या पूरे एक साल में इनकम नहीं होती, तो क्या इंसान खाना पीना छोड़ देगा? क्या भाई, उसको भूख लगेगा तो खाना तो खाएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से पैसे तो अरेंज करेगा, चाहे दोस्तों से उधार ले, चाहे बैंक से लोन ले, कहीं ना कहीं से लेगा। दैट मीन्स कि कंजम्पशन पे कुछ ना कुछ तो खर्चा करेगा ही करेगा, चाहे उसकी इनकम हो या ना हो। तो ये सेम वही बताया हुआ है कि अगर नेशनल इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे हाउस होल्ड सेक्टर्स कुछ ना कुछ खर्चे करती है। और याद रख लेना, 0 लेवल ऑफ इनकम पे जितने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट किया जाता है। तो ये 40 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार। यहाँ पे सी बार बोलूँ ना तो 40 है, रुपीज़ में बोलो, करोड़ में बोलो, जो लैक्स में बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे रुपीज़ करोड़ मैंने नहीं लिखा है, नॉर्मली करोड़ में रहेगा, ठीक है। तो अगर इनकम 0 है तो आपका कंजम्पशन कितना है, 40। तो अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? वी नो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो अगर भाई बताओ ये 0 है, सॉरी वाई 0 है और कंजम्पशन कितना है आपका, कंजम्पशन है 40 और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका, तो अगर मान लो ये है 40 प्लस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना 20, तो एडी कितना हो गया 60। तो इस हिसाब से 60। तो इन्वेस्टमेंट इज गिवन। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है। वी अज्यूम, आगे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अज्यूम कर रखा है कि ये फिक्स रहता है। तो अगर कंजम्पशन 40 है, इन्वेस्टमेंट 20 है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया, 40 प्लस 20 60, क्योंकि ईडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। सेम अगर इनकम जो है आपकी 100 है और कंजम्पशन आपकी 120 है और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 20, तो 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड। सेम एज इट इज़ आप एग्रीगेट डिमांड प्लस प्लस करते चले जाओ। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज सेम रहेगा, कंजम्पशन 40 है, फिर 120 है, फिर 200। तो सब में अगर आप देखोगे ना तो 80 मैंने प्लस किया हुआ है, सब में 80 और आपके बुक में भी यही सेम एग्जाम्पल मिलेगा। तो सब में 80 प्लस किया हुआ है, 80 प्लस किया हुआ है। देखो जरा, याद करने का एक ही तरीका है, 80। ऐसा क्यों है, जरूरी नहीं है 80 ही प्लस हो, आसानी के लिए बनाया हुआ है एग्जाम्पल। अब देखो, ये है आपका स्केड्यूल, ये है आपका कर्व में क्या होगा, ध्यान से दो, ये जो है ना ये एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। और कंजम्पशन कर्व ये है, कंजम्पशन कर्व ये है सी। ये सी वाला जो कर्व है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, ये जो दोनों का गैप है बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन, वो ऑलवेज पैरेलल रहता है। पैरेलल क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इन्वेस्टमेंट 80 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है 80, सॉरी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 80, नहीं, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने हैं जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 20, 80 नहीं 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20। जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वही डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20, 280 300 के बीच का डिफरेंस 20, 360 और 380 के बीच का डिफरेंस 20। तो ये ऑलवेज जितना इन्वेस्टमेंट है 20, यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20 है, तो 20 का ही गैप रहेगा, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व ऑलवेज पैरेलल होता है, ठीक है जी। ऑलवेज नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ऑलवेज, ठीक है। जब भी इन्वेस्टमेंट फिक्स होएगा तो होएगा पैरेलल, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होएगा तो आपका पैरेलल नहीं होएगा। बट आपको सिर्फ पैरेलल वाला ही पढ़ना है, यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट वाला ही पढ़ना है। तो आपके केस में हमेशा क्या रहेगा, ये जो डिफरेंस है ये इन्वेस्टमेंट ही होएगा और ये पैरेलल होता है एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना है, ये जो इनकम है ना, इनकम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड दिखाते हैं। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो जब इनकम 0 लेवल है
तो आपका कंजम्पशन कितना है 40। तो ये जो यहाँ से यहाँ है ना, ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंजम्पशन कर्व, दिस इंडिकेट्स, ये जो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पता है क्या है, ये 40 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इसे ही माइनस सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दो 20, तो यहाँ पे क्या हो गया 60, तो 60 से आपका एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि कंजम्पशन कर्व कैन बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो या ओरिजिन, आंसर इज नो। कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है और कंजम्पशन ऊपर से है तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। और आई जो है, आई क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पहले बता दिया, ऑटो एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट हमें हमेशा अज्यूम करना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो आई क्या है 20, तो ये आपका यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 + 20 40 और ये 60। तो इस हिसाब से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, स्केड्यूल, दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ये सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C + I + G + X - M भी होता है, ये है आपका आई। इसके अलावा शॉर्ट में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में AD इक्वल्स टू C + I होता है। नेक्स्ट आ जाओ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ के लिए, MCQ क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नंबर 1 क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C + I होता है। साथ में आप ये भी जोड़ लेना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C + I + G + X - M। तो ये ऑल सेक्टर्स के केस में कौन सा होगा, जब चारों सेक्टर्स बोलेगा तो आपका ये सारे हो जाएंगे, और जब सिर्फ 2 सेक्टर्स बोलेगा तो आपका AD + I होएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्या, एग्रीगेट, ये कह रहा है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम जीरो, ये पहले बता दिया मैंने आपको, ये सारे उसी के बारे में जो हमने यहाँ पे स्केड्यूल और डायग्राम ये कर्व पढ़ा है ना, उसी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे MCQ बनेगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव कंजम्पशन, कह रहा है क्या, इवन व्हेन इनकम इज जीरो, तो भी आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। पहले बता दिया क्यों, क्योंकि भाई खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं ना कोई भी इंसान, तो अगर आपकी आमदनी जीरो है, नेशनल इनकम जीरो है, तो भी कंजम्पशन खर्चे होते ही होते हैं कुछ ना कुछ। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होगा, ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड। अभी देखा है हमने कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम जैसे जैसे घटती है कंजम्पशन घटती है, तो इसीलिए इसको बेसिकली क्या है, अपवर्ड बोलते हैं। तो अपवर्ड स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का, स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड, और एग्रीगेट डिमांड का भी क्या होता है, अपवर्ड होता है। फिर है स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने माना हुआ है, तो क्या होगा, पैरेलल होगा, स्लोप इसका क्या होगा, पैरेलल, यानी कि ना तो अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन होगा, तो पैरेलल यानी कि स्ट्रेट लाइन। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशंस प्लस इनकम क्या होगा, ऑलवेज जीरो से ऊपर होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एट, यहाँ पे देखो, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट T एज जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो है पॉइंट T से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे एग्रीगेट डिमांड में, तो ये पॉइंट T से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से नहीं, जीरो लेवल से ऊपर में स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्या, स्लोप ऑफ एग्रीगेट, तो पहले बता दिया, इट ऑल्सो इंक्रीज, तो यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा, पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ जी, मीनिंग ऑफ सप्लाई। ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट है क्या, थर्ड, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो सिंपली जैसे एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग होता था वैसे सेम यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी सप्लायर होते हैं, विलिंग टू सप्लाई करते हैं, सप्लायर बोलो या प्रोड्यूसर बोलो एक ही बात है, सप्लायर बोलो, फॉर्म बोलो, प्रोड्यूसर बोलो एक ही बात है, ठीक है जी। तो फॉर्म, सप्लायर, प्रोड्यूसर, जो लोग विलिंग टू सप्लाई किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा, वही सेम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी जितनी भी मनी के टर्म्स में जो वैल्यू होती है इन वन अकाउंटिंग ईयर भी आप बोल सकते हो, या गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एग्रीगेट सप्लाई। बाकी एक और भी ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट बात, एग्रीगेट सप्लाई को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है वही नेशनल इनकम होता है। C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से कुछ पैसे कंजम्पशन पे खर्च करते हो, बाकी पैसे आप सेव कर लेते हो। तो आगे चल के हमें पढ़ना है क्या, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू C+S, वाई डिनोटेड बाय नेशनल इनकम। तो जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है उतनी नेशनल इनकम होती है, जिसको हम लोग कंजम्पशन प्लस सेविंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्या आपका, एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल और कर्व। ऑलवेज रिमेंबर एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। 45 मतलब कि ये 90 डिग्री, तो इसके हाफ से कट करके जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू होता है क्या, y
प्लस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। हाँ जी, तो एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम। आप चाहो तो दोबारा लिख लो, एग्रीगेट डिमांड क्यों लिख रहा हूँ भाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई बोल सकते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो इसलिए हैंस वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। पहले ऊपर में भी बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनकम सेम ही है, नेशनल इनकम आपका 0, 100, 200, 300, 400, ये चाहो तो आप आसानी से याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0, 100, 200, 300, 400, इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट एडी की जगह पे जरूरत पड़ता है एग्रीगेट डिमांड। अगर होगा भी तो भी आप याद रख लेना, इन्वेस्टमेंट हमने 2020 माना हुआ है, 2020 T20 आजकल चल रहा है ना, IPL T20, तो उससे याद रख लेना इन्वेस्टमेंट 20। फिर उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन में सबसे पहले लिया हुआ है हमने 40, 20 + 20, समझ रहे हो, 20 ओवर प्लस 20 ओवर, 40 ओवर का गेम होता है। तो कंजम्पशन आप ऑटोनोमस, भाई 40 तो होना ही होना है, IPL में 40 ओवर तो होने ही होने, तो ऐसे याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, और कोई दिक्कत वाली बात। तो पहला 0 लेवल पे कंजम्पशन आप 40 लिखना, बाकी सब में 80-80 जोड़ दो, 20, 40, 80, 20, 40, 80, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें 80-80 जोड़ते चले जाओ, आपका कंजम्पशन बन जाएगा। अगर खुद से अगर आपको ये टेबल बनाना है और उस तरीके से आपको कंसेप्ट समझना है तो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। MCQ वाले में तो ये ऑलरेडी दिया रहेगा। तो 40 + 80, 120 + 80, 200, फिर 280, 360, 440 और 520। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेविंग्स का। तो सेविंग क्या है, ध्यान दो, सेविंग क्या है, ध्यान देना जरा। तो सेविंग क्या होगा, देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो आपकी इनकम होती है ना वही C + S होता है। तो अगर मैं बोलूँ सेविंग इक्वल्स टू Y - C, क्या ये सही है? आंसर इज यस सर, सही है। मैथमेटिकली है कि भाई y = C + S, तो y भी गिवन है और C भी गिवन है, तो हम आसानी से S निकाल सकते हैं, हम लोग आसानी से S निकाल सकते हैं। तो y - 40, तो यानी 0 - 40, तो इसलिए माइनस का 40, 100 - 120 तो -20, 200 - 200 0, 300 - 280, अब ये पॉजिटिव में आने लगा है, +20 + 40 + 60 + 80। तो सेविंग जो आप इससे निकाल सकते हो। एग्रीगेट सेविंग भी आप आसानी से इन दोनों को ऐड कर दो। एग्रीगेट सेविंग इक्वल्स टू क्या होता है, C + S, तो C आ गया है हमारे पास गिवन है, और S जो है आपका गिवन है। कोई भी दो चीज़ें जरूर गिवन रहेगा, या फिर इनकम या सेविंग दिया होएगा, तो आप इससे कंजम्पशन निकाल सकते हो, या एग्रीगेट जो है। अब यहाँ पे देखो ना जरा, ये और ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू ही एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो ये सेम ही है, 0, 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 4, 4, समझ रहे हो बात को। तो ये जब इसका डायग्राम आप बनाओगे ना, 0, 100, 200, 300 और 100, 200, 300, यहाँ पे इनकम होता है, यहाँ पे कंजम्पशन एंड सेविंग्स होता है। तो जब एग्रीगेट सेविंग की बात, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, तो जितना इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है। तो इसलिए ये ऑलवेज क्या होता है आपका, ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल है। स्ट्रेट तो होता ही, अपवर्ड तो होता ही है, लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बारे में आ जाओ जी, नेक्स्ट है हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी में से आ सकता है MCQ। तो देख लो, एक तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम इक्वल्स टू C + S होता है, और ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें एक कंजम्पशन आ रहा है, एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और एक आ रहा है क्या आपका सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड के अंदर दो चीज़ें आई। एग्रीगेट डिमांड में बोलूँ तो आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आया, एग्रीगेट सप्लाई बोलूँ तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स आया। तो मैं अगर बात करूँ तो इन सब में 3 टॉपिक निकल के आता है, एक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। तो इसे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं और सेविंग फंक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ये 3 टॉपिक्स अलग से आपको पढ़ने, ये 3 टॉपिक्स, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन नीचे आएगा, और फिर सेविंग फंक्शन भी है। तो इसीलिए 3 टॉपिक पढ़ने, तो ध्यान दो जरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जितनी ज़्यादा इनकम आपकी होगी, यानी इनकम इंक्रीज होगा, तो कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जो ये रिलेशन होता है, इसे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो डिनोटेड बाय C = FY, C = FY, F फॉर फंक्शन होता है, Y फॉर नेशनल इनकम, और कंजम्पशंस का मतलब कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, सो सिंपल। नाउ वेयर C = consumption, F = functional relationship and Y = national income. Consumption function represents willingness of household to purchase goods and services at a given level of income. Given level of income पे जो household लोग होते हैं वो willing to buy of goods and services, final goods and services, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। It also shows consumption level at different level of income. तो कंजम्पशन का
का मतलब सिंपली क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना कितना आप डिफरेंट कंजम्पशन करते हो, कंजम्पशन पे खर्चे करते हो। कंजम्पशन जब भी बोलूँ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझना आप। नेक्स्ट है क्या, ये है आपका, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है एमसीक्यू के लिए। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू, तो ऊपर में था सी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन का फार्मूला क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल्स टू होता है क्या, सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई होता है, ध्यान देना, सी बार प्लस बी वाई। ये सी बार क्या है, यही आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है इकोनॉमी के द्वारा, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं बोलूँ इनकम, तो इनकम 0, 100, 200, 3, वो वही सेम ऊपर वाला ही कंजम्पशन है, 40, 120, 200, 280, ये सारे। तो जीरो लेवल पे 40 है, तो आपकी याद रख लेना, जहाँ जीरो लेवल है उसके सामने जो आपका सी दिया होगा तो यही आपका सी बार होएगा। तो आपको खुद से, कई बार क्वेश्चन में अलग से देगा नहीं, आपको खुद पता करना है। तो जीरो लेवल पे अगर 40 है तो वही आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो अगर मेरे को कंजम्पशन निकालना है तो ध्यान दो, इस फार्मूले से पुट करके निकालना होता है, सी बार प्लस बी वाई। और यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है एम पी सी, बी का मतलब होता है एम पी सी। और एम पी सी आगे हमें पढ़ना है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। डेल्टा सी कंजम्पशन में चेंज और इनकम में चेंज, तो इनकम में जो भी चेंज होता है उसकी वजह से कंजम्पशन में जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम लोग डिनोटेड करते हैं बी से, स्मॉल बी से। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिनोटेड बाय बी, तो बी भी गिवन होएगा क्वेश्चन में, और नहीं होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में गिवन रहता है। नाउ तो ये है आपका इनकम और कंजम्पशन। और कंजम्पशन कर्व की बात करूं तो ऊपर में भी हमने पढ़ा था, कंजम्पशन कर्व क्या होता है, जीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है। ये तो आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता है। और कंजम्पशन कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। तो ये भी ध्यान रख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, याद रख लेना, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू जहाँ पे इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स हो जाता है। सर इनकम इक्वल्स टू सेविंग कहाँ पे होएगा, सॉरी इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, सेविंग नहीं, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। सर एक बात बताओ, जितनी इनकम है हम लोग उतना भी खर्च कर सकते हैं, आंसर इज यस। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। देखो इनकम जीरो है तो आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा आप कंजम्पशन बढ़ाओगे। एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो टोटल इनकम है उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगी। 200 इनकम है तो 200 ही आप पूरा का पूरा खर्चा कर रहे हो। उसके बाद ऐसा लेवल है कि जब आप क्या कर रहे हो, 300 इनकम है तो 280 खर्चा कर रहे हो, बाकी 20 रुपीज़ क्या करोगे आप, सेव करोगे, बाकी 20 रुपीज़ आप सेव करोगे। फिर 300 पे यहाँ पे जीरो सेव कर रहे हैं, फिर 400 पे आप 40 रुपीज़ सेव करोगे, यहाँ पे आपका -20 है, -40 है। तो ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सुनो, तो ये जो आपका निगेटिव वाला पोर्शन है इसे डिस सेविंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डिस सेविंग्स का मतलब आपकी इनकम कम है या आपकी इनकम जीरो, तो आपने कंजम्पशन तो खाने पीने पे खर्च करोगे, कहाँ से, या तो लोन लोगे या पहले से जो सेव कर रखा था उसमें से निकाल के फिर खर्चे करोगे, तो दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग। इसके अलावा इनकम पे जितनी इनकम है इस लेवल पे उतनी ही आपकी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसे ही हम लोग ब्रेक इवन लेवल बोलते हैं, ब्रेक इवन लेवल। और इसके बाद वाला जो होता है ना, ये सेविंग वाला पार्ट होता है। इसमें क्या है, इनकम आपकी ज़्यादा हुई, कंजम्पशन पे खर्च करा और कुछ पैसे आपने बचा के सेविंग कर लिया फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो ये कर्व के द्वारा दिखाएंगे तो कहाँ पे दिखेगा, देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन डिस सेविंग होता है, इधर वाला क्या होता है, सेविंग होता है। और जो ई वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान रख लेना। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होएगा, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होएगा। और ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ जी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट कंजम्पशन कर्व। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है, क्या जीरो से स्टार्ट होगा, आंसर इज नो, जीरो से ऊपर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, क्या इनकम कंजम्पशन से कम हो सकता है, इनकम की बात करूं तो क्या वाई जो है कंजम्पशन से कम हो सकता है, आंसर इज बताओ जरा, यस और नो, आंसर इज यस और नो, वाई इनकम कंजम्पशन से कम हो सकता है क्या, बोलो ना हाँ या ना। तो सर जल्दी से बताओ, अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 40 था, इनकम 100 तो कंजम्पशन 120, तो आंसर इज यस हो सकता है, आंसर इज यस हो सकता है, ठीक है जी। जीरो से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और सॉरी कंजम्पशन से कम इनकम कम भी हो सकता है कंजम्पशन से,
इनकम कंजम्पशन के बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा भी हो सकता है, तीनों केस हो सकता है। सेविंग में वैसा नहीं होता। नेक्स्ट है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट पहले बता दिया, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इक्वल्स टू नेशनल इनकम, एट दैट पॉइंट सेविंग इज जीरो। तो यहाँ पे सेविंग जीरो होता है, ये पहले बता दिया, यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। नेक्स्ट है इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, आंसर इज यस, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो यस हो सकता है। जीरो हुआ तो ब्रेक इवन बोलते हैं। और देखो ना यहाँ पे ये लिख के दिखा दूँ, यहाँ पे आपका क्या हुआ था, ये है y इक्वल्स टू लेस देन सी, y इक्वल्स टू सी, और ये था y इज ग्रेटर देन सी, तो तीनों हो सकता है। ये तीन केस ये बता दिया। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, तो ऊपर, अब जीरो से थोड़ा ऊपर से होता है। बस ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, कीनीजियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो कीनीज के बारे में आपको ग्रेजुएशन में बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है कि उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बताया था। उन्होंने ये सिंपली बताया था क्या, ये 3 पॉइंट एक बार रीड कर लो कि देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार कुछ ना कुछ होएगा। भाई अगर आप इनकम जीरो करोगे तो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन पे खर्चे करोगे ही करोगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया इनकम इंक्रीज होता है ना तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज तो कंजम्पशन भी इंक्रीज। और लास्ट है इनकम राइजेज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो इनकम में जो राइज होता है ना, वो कंजम्पशन में जो राइज होता है उससे ज़्यादा रेट से होता है। जो रेट ऑफ इनकम का राइज होने का है वो ज़्यादा होता है कंजम्पशन के रेट से, कंजम्पशन के इंक्रीज होने की रेट से। कहने का मतलब अगर इनकम जो है 100 से 200 हो जाता है, इनकम राइजेज 100 से 200 हो जाता है, तो कंजम्पशन जो है अगर पहले आप 40 कर रहे थे तो 40 से 80 नहीं होता, 40 से 70 होता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम हम ये सोचते हैं कि कुछ पैसे को सेव किया जाए। तो इनकम 100 रुपये से 200, 100 रुपये से बढ़ गया, तो कंजम्पशन मान लो पहले 100 रुपये पे अगर आप 120 करते थे तो 120 से कितने 240 नहीं होगा, 200 तक ही हुआ। उसके अलावा अगर 200 से 300 हो जाता है इनकम, तो 100 रुपये इनकम इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर कंजम्पशन आप जो है 200 पे कर रहे थे 200, और 300 पे आप 400 कंजम्पशन नहीं करोगे, डबल से इंक्रीज नहीं होगा, तो उसका रेट होगा 200 से 280 हो गया, तो 80 रुपीज़ से ही हुआ, 300 से भी नहीं करोगे। तो ऊपर में ये देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले पे आओ, सेविंग वाले पे देखो, अगर आपकी इनकम पहले 100 था, कंजम्पशन -40, सॉरी 0 पे -40, 100 पे -20, 200 पे 0 सेविंग है। मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ ना, सेविंग क्यों कर रहा हूँ। देखो 0 पे 40 कंजम्पशन है, 0 से 100 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़। फिर 100 से 200 हो गया तो कंजम्पशन में कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़। तो ये 100 से बढ़ रहा है, ये 80 से बढ़ रहा है। तो जितना इनकम का जो इंक्रीज होने का रेट होता है ना, वो ग्रेटर होता है इनकम टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो ये था कीनीजियन कंजम्पशन का, जो कीनीजियन का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट है आपका 5th टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंज्यूम। तो थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं, टोटल हमें 11 टॉपिक पढ़ना है, हाफ एन आवर हो चुका है, तो आ जाओ। अब आसान से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रोपेंसिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नॉट प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वन इज एपीसी, अनदर इज एमपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एपीसी की बात करें तो एपीसी सिंपली रेशो ऑफ या रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम कर दोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत ही आसान है, आपका डेफिनेशन याद रखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम का जो रेशो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी। तो एपीसी का फार्मूला क्या हो जाता है, तो एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, सो सिंपल, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। अब यहाँ पे स्केड्यूल है, इससे तो वैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखो जो ऊपर में इनकम और कंजम्पशन होता था ना, इनकम और कंजम्पशन, तो एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, तो सी अपॉन वाई करते चले जाओ। यहाँ पे क्या होगा, 40 डिवाइड बाय 0, तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, तो यानी कि डैश लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है क्या आपका 100 इनकम है और 120 कंजम्पशन, तो 120 अपॉन 100 तो 1.2, 200 डिवाइड बाय 200 1, 280 डिवाइड बाय 300 0.933, 360 डिवाइड बाय 400 0.9। तो ये आपका एपीसी निकल दिया। अगर इसको कर्व पे दिखाना है, ग्राफ पे तो एवरेज, ये देखो ये है कंजम्पशन कर्व, ठीक है जी। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, कंजम्पशन कर्व के किसी भी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, बहुत सारे, तो अगर आप चाहो तो बी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, ए पी सी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। तो यहाँ से आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये जो पोर्शन है ना, ये आपका सी है,
और ये जो पोर्शन है ये y है। तो जब बी पॉइंट पे अगर मान लो इस पे निकालना है 200 पे, ठीक है जी, तो 200 पे आपका जो इनकम है वो 200 है सपोज, और आपका कंजम्पशन भी क्या है 200 है, तो 200 अपॉन 200, 200 अपॉन 200 1 आ गया। तो इस टाइप से कंजम्पशन कर्व पे जो कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे आपने एपीसी निकालना है। तो एपीसी सिंपली रेशियो बिटवीन व्हाट, कंजम्पशन एंड इनकम। इसके बाद बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एबीसी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज़ के लिए, तो इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एपीसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देखो जरा दी। नंबर 1, एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, आंसर यस और नो बताओ। सर देखो ना सर, मोर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होता। एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है जी। ये आपको लग रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जीरो नेवर भी जीरो हुआ है। सर क्या कंजम्पशन कभी भी जीरो हो सकता है, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो आपका एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मोर देन 1 आंसर इज यस, इक्वल यस, लेस देन 1 यस। एपीसी फॉल्स व्हेन इनकम इंक्रीजेज, आंसर इज व्हाट, बताओ जी बताओ। एपीसी क्या फॉल करता है, यस कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगा। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है सर, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन फॉल कर रहा है और एपीसी भी फॉल कर रहा है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है एपीसी क्या हो रहा है, फॉल करते चला जा रहा है। तो आंसर इज यस, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। और लास्ट है क्या, एपीसी नेवर भी जीरो। ओ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तो आप याद रखना एमसीक्यू नेवर बी जीरो। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी हमने पढ़ लिया, अब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपली रेशो ऑफ या रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो इसीलिए आप जो है एमपीसी इक्वल्स टू क्या बोलते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम का मतलब नेशनल इनकम, वाई फॉर नेशनल इनकम। तो अगर इसका स्केड्यूल बनाएं और कब बनाएं तो ये कैसा दिखेगा, देखो जी स्केड्यूल में देखो ये है इनकम, सारे वही सेम, सब जगह पे स्केड्यूल सेम ही, आपका कर्व अलग अलग बनेगा क्योंकि स्केड्यूल में सारे जो अमाउंट है वो सेम ही है। फिर कंजम्पशन वही 40, 120, 200, 280, 360। और अगर आपने चेंज निकालना है, देखो जी ये है चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा सी और ये है डेल्टा वाई, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हमें एमपीसी निकालना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो पहला का तो डैश डैश होएगा क्योंकि चेंज कब होएगा, इनकम में कितनी चेंज हुई, 100, 0 से 100 पे जाएंगे तो इनकम में चेंज 100 हो गया। कंजम्पशन में 42, 120 तो 80 का चेंज हुआ। फिर 120 से 200 आए तो 80 का चेंज हुआ कंजम्पशन। फिर 200 से 280 तो 80। तो हर बार डेल्टा सी 80 80 80 आ रहा है। और इनकम कितने कितने से चेंज हो रहा है, 100 100 से होता है, हर बार 100 100 आ रहा है। तो इसीलिए आपका जो है, इसीलिए एमपीसी क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप एमपीसी निकालोगे तो आपका हर बार क्या है 0.8 आ रहा है। 80 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100, 80 डिवाइड बाय 100 तो 0.8 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंजम्पशन कर्व है। और जो अगर आपने एमपीसी निकालना है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसलिए अगर आप ए पॉइंट लेते हो और बी पॉइंट, तो जब इन दो पॉइंट लोगे तभी आपका चेंज निकलता है। एपीसी किसी एक पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या है, दो पॉइंट लेने पड़ते हैं कंजम्पशन का, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में या बी से ए पे जाने में कितने का जो है ना चेंज हुआ, ठीक है, स्लोप हुआ, कितना एमपीसी आया। तो एमपीसी इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं और इसका डायग्राम है, कर्व है। नेक्स्ट है आपका क्या इंपॉर्टेंट अबाउट एमपीसी। तो अब एक चीज़ बताओ, एमपीसी जो आपने निकाला क्या हो रहा है, 0.8 हो रहा है। तो अब यहाँ पे एमपीसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बताओ वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, आंसर इज यस और नो। तो एमपीसी का जो वैल्यू है 0 हो सकता है क्या, 1 हो सकता है क्या, 1 से कम हो सकता है क्या, या 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको आंसर बताना है। इसी से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से आने के चांसेस रहते हैं। सुनो, तो सबसे पहले बताओ कंजम्पशन कर्व कभी भी 0 हो सकता है क्या, कंजम्पशन 0 हो सकता है, आंसर इज नो। एपीसी 0 हो सकता है, आंसर इज नो। तो एमपीसी भी क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। तो आपका जो है चेंज इन कंजम्पशन, तो डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हो, मैंने कुछ गलती बता दिया, सुनो ध्यान से। अगर कंजम्पशन करा, कंजम्पशन जो है 0 लेवल पे तो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है जी। मतलब कि एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एमपीसी है, एमपीसी 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इनकम 100 से 200 हुआ और कंजम्पशन जो है पहले 120 था, अभी भी 120, ऐसा भी हो सकता है,
कि कंजम्पशन में कुछ चेंज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ खर्चे कर रहे हो, पूरा सेव भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो कि भाई इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और सेव फॉर फ्यूचर। तो इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम, पूरा का पूरा जो डेल्टा वाई है ना वो कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो जाएगा, तो एमपीसी 1 हो सकता है। जब पूरा पैसा सेव कर लिया जाएगा तो एमपीसी 0 हो सकता है। तो एमपीसी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, याद रख लेना है, निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना है। एमपीसी इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और एमपीसी ऑलवेज क्या होएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव होएगा। क्या एमपीसी निगेटिव हो सकता है क्या? आंसर इज नो, एमपीसी निगेटिव नहीं हो सकता। एपीसी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता था। यहाँ पे एमपीसी याद रखना बस निगेटिव नहीं होएगा, एपीसी 0 नहीं होगा और एमपीसी निगेटिव नहीं होगा। बार बार मैं सुनो कंफ्यूजन मत करो। देखो भाई, एपीसी कभी भी 0 नहीं होएगा और एमपीसी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये दो बातें याद रखना। बाकी कुछ भी हो सकता है, एपीसी और एमपीसी कुछ भी हो सकता है, पर एपीसी 0 नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन 0 कभी नहीं हो सकता, और एमपीसी जो है आपका निगेटिव नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन जो है निगेटिव में कभी भी नहीं होता है। डेल्टा चेंज जो है आपका, डेल्टा जो कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। तो ये है आपका। फिर है क्या, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। तो देखो पुअर पीपल का एमपीसी जो होता है ना वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रिच पीपल। ऐसा क्यों होता है, रीज़न आपको बताता हूँ। देखो लॉजिकली क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना, मान लो उनकी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये में वो 80 रुपये सपोज खर्च कर देते, उनकी इनकम 100 से 200 हो गया, तो वो जो है 80 से और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, 150, फिर और इनकम बढ़ेगी तो और खर्चे पे करेंगे। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो ऑलरेडी उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो रखी है, तो जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होता है ना तो वो ज़्यादा पोर्शन सेविंग पे करते हैं, कंजम्पशन पे बहुत थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है उनका, या ना के बराबर इंक्रीज होता है। तो इसीलिए पुअर पर्सन का, इससे MCQ क्वेश्चन आ सकता है, तो पुअर पर्सन का जो MPC होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रिच पर्सन। और नेक्स्ट है क्या, MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है ना तो MPC धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है दोनों में डिफरेंस, तो ये आसान है, आप कर लोगे भाई। रेशो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम होता है, ये चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम होता है। इसका फार्मूला C/Y, MPC का फार्मूला डेल्टा C/Δy होता है। वैल्यू मोर देन 1 किसका होता है, तो मोर देन 1 किसका हो सकता है बताओ जी, MPC कैन नॉट बी मोर देन 1 और निगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से 1 के बीच रहता है, ना तो यहाँ पे ये भी लिख लो, 0 भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा MPC, और MPC जो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, आंसर इज नो, तो ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। MPC वेरी करता है 0 से 1 के बीच में, तो ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी मोर देन, लेकिन ये हो सकता है APC। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम और फार्मूला ये सारे बता दिए, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। नेक्स्ट आ जाती है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन जैसे कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ इनकम, वैसे सेविंग फंक्शन भी फंक्शन ऑफ इनकम होता है, यानी कि जितना इनकम में चेंज होगा उसके हिसाब से सेविंग में भी चेंजेस आते हैं। तो इन्हीं के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, डिनोटेड बाय S से सेविंग, Y से नेशनल इनकम एंड F फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। अब अगर मैं कर्व की बात करूं तो देखो जरा, इनकम वही सेम है आपका, ठीक है, इनकम वही सेम ही है। और अगर मैं बात करूं कंजम्पशन का, तो सर कंजम्पशन वो भी सेम ही है। अब सेविंग कैसे निकालोगे, तो इनकम और कंजम्पशन। तो भाई अगर सेविंग निकालना है तो फार्मूला क्या था, AS इक्वल्स टू Y होता है, और AS इक्वल्स टू C+S होता है, यानी कि Y इक्वल्स टू C+S, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Y माइनस C। तो अगर Y भी गिवन है, कंजम्पशन भी गिवन है, तो सेविंग आसानी से निकाल सकते हो, ऊपर भी निकाल के बताया था मैंने। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, दिस -40 -40, 100 - 120 -20, 200 - 200 0, 300 - 280 तो 20। तो इस टाइप से आपका सेविंग निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेविंग 0 भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। तो जो निगेटिव का मतलब है डिस सेविंग, ऊपर में बताया था। 0 का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, और पॉजिटिव का मतलब है सेविंग। तो जब आप ये y एक्सिस और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे इनकम है, तो जो सेविंग का कर्व होता है ना वो नीचे से बनता है निगेटिव इनकम से, क्योंकि -40 -20, तो इस केस में इनकम में निगेटिव साइड में आ जाता है। और ये जो आपका जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है 0 लेवल पे, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है,
जीरो लेवल पे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो वही सेम जीरो लेवल पे सेविंग कितना होता है, जितना ऊपर में कंजम्पशन होता है ना उतना ही नीचे में माइनस में ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाता है। तो माइनस सी बार, इसको हम लोग माइनस सी बार बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस सी बार लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन। और ये जो होता है यही डिस सेविंग होता है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू इनकम वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, ये आपका सेविंग है, और ये जो पॉजिटिव में है इसे हम लोग सेविंग बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये है सेविंग, ये जो ब्रेक इवन है वो ये वाला पोर्शन है, और ये जो निगेटिव है वो डिस सेविंग्स है। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे आपको बता दिए। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट सेविंग स्केड्यूल एंड कर्व। तो सेविंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, निगेटिव होता है, याद रखना निगेटिव। कंजम्पशन का पॉजिटिव में ऊपर होता है, जीरो कभी नहीं होता, और सेविंग का निगेटिव से होता है। नेक्स्ट आपका स्लोप ऑफ सेविंग का भी क्या होगा, पॉजिटिव। कंजम्पशन भी पॉजिटिव था, एग्रीगेट सप्लाई भी पॉजिटिव था, एग्रीगेट डिमांड भी था, कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर्व का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसके अलावा क्या, ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन का मतलब जहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू इनकम, सेविंग इक्वल्स टू इनकम कह रहा हूँ, जहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू जीरो हो जाए और कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो जाए। सेम लेवल पे इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन और सेविंग जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है तो इनकम इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो अगर इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी 200, तो सेविंग क्या होगा, जीरो। तो इसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन, और यू कैन सिंपली से जहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू जीरो। तो कुछ भी बोल सकता है आपके एमसीक्यू में, तो इनकम जहाँ पे सेविंग के इनकम जहाँ पे कंजम्पशन के बराबर हो या सेविंग जहाँ पे जीरो हो, उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन लेवल बोलते हैं। पॉजिटिव सेविंग्स क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग जो है पॉजिटिव होने लगता है, उसके पहले निगेटिव रहता है। नेक्स्ट है 7th वाला टॉपिक, 4 और बच गए हैं इसके बाद। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, फिर हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, वैसे यहाँ पे सेविंग फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब आपको एपीएस एंड एमपीएस पढ़ना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का दो टाइप होता है, एपीसी एंड एपीएस। एपीएस का मतलब सिंपली वही रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। इनकम और सेविंग का जब रेशियो आप लोगे तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि भाई कितने इनकम पे कितने सेविंग कर रहे हो, कितने इनकम पे कितने सेविंग कर रहे हो। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम लेवल चेंजेस होएगा, यानी इंक्रीज होता रहेगा, तो आपकी कंजम्पशन की जो चेंज होती है कंजम्पशन लेवल में, तो उन दोनों के रेशियो को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम है, एपीसी इक्वल्स टू सी बोल रहा हूँ, एस अपॉन में वाई होता है। तो इनकम अगर आपकी 0 है, कंजम्पशन -40 तो डैश, इनकम 100 है, सेविंग जो है आपका -20 है तो -20/100 तो माइनस का 0.2। अगर इनकम 200 है, सेविंग 0 तो 0/200 0। इनकम 300, सेविंग 20 है पॉजिटिव में, तो ये सारे अब पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखो एपीसी जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पहले नेगेटिव था फिर 0 था और फिर ये इंक्रीज हो रहा है। एमपीसी उल्टा होता है, पहले क्या होता है, पहले होता है आपका पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। लेकिन एपीएस जो है इंक्रीजिंग वे में होता है, एपीसी जो होता है डिक्रीजिंग वे में होता था। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा एपीसी भी इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एपीसी जो वहाँ पे था वो डिक्रीज, लेकिन एपीएस जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एपीएस इंक्रीज हो रहा है इनकम इंक्रीज होने से। यही आगे हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। और अगर कर्व बनाए तो पहली बता दी वही सेम कर्व है, ये यहाँ से होता है स्टार्ट, और किसी भी सेविंग करके कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और इस पर एपीएस निकल सकता है, सेविंग अपॉन इनकम। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एपीएस जो है नेवर बी 1 और मोर देन 1, तो कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी इनकम आप कमाते हो क्या उससे ज़्यादा सेव कर लोगे क्या, आंसर इज़ नो। और जितनी इनकम कमाते हो क्या पूरा आप जो है पूरा आप सेव कर सकते हो क्या, हाँ जी। तो ये कह रहा है नेवर बी 1 और मोर देन 1, तो कभी भी इक्वल और मोर देन 1 नहीं होता है। इसके अलावा क्या है, तो एपीएस कैन बी 0, तो एपीएस कैन बी 0, तो आंसर इज़ यस, एपीएस 0 भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है आपका ये देखो ना शेड्यूल से नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे है लेस देन 1 नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एपीसी राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो एपीसी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में आ जाओ जी, तो एमपीएस इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। और इसको स्केड्यूल से अगर बनाना है तो यहाँ पे देखो जरा 100, 200, 300, 400, तो 100 रुपये का इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम में 100 रुपये का इंक्रीज़ हो रहा है, डेल्टा वाई सेम ऊपर में हमने
MPC निकालते वक्त देखा था। और ये सेविंग है -40, -20, 0, 20, 40, तो इसमें 20 का इंक्रीज़ हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है, तो 20/100 0.2, तो इसलिए MPS कितना आ गया 0.2. एक और भी प्रॉपर्टी, अब इसके बारे में इसका कर्व देख लो। तो जो सेविंग कर्व होता है तो यहाँ पे MPC निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों के बीच का MPC हम लोग मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम निकालते हैं, डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम, जैसे MPC निकालते थे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है MPS वेरीज बिटवीन 0 to 1। MPS वेरीज बिटवीन 0 to 1, तो MPS क्या होता है 0 से 1 के बीच वेरी करता है, यानी कि आपका 0 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो 0 से 1 के बीच वेरी करता है। इसके बाद बात करते हैं APS और MPS में डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ सेविंग एंड इनकम एंड इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। इसके बाद बात करें वैल्यू मोर देन 1 किसका होता है, तो APC का तो ऑलवेज लेस देन 1 हो रहेगा, लेकिन MPC का क्या है आपका नेवर भी लेस देन 0 हो सकता है, और इसका लेस देन 0 रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं फार्मूला का, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट, तो रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS एंड MPC MPS में क्या रिलेशन होता है। तो देखो y = C+S है, अब इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर y = C+S होता है, वी ऑल नो, क्योंकि AS y = AS होता है, तो y = एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई = C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों को y से डिवाइड कर दो, सभी तरफ y से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ गया, C/y क्या आ जाता है APC, और S/y क्या हो जाता है APS हो जाता है। तो आपने देखा क्या APC + APS करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं बोलूँ APC मुझे निकालना है तो 1 - APS हो जाएगा, और अगर APS निकालना है तो 1 - APC हो जाएगा। ये इसी वाले फार्मूले से आया, ठीक है। तो मेन फार्मूला आपको याद रखना है, दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। सेम MPC और MPS में भी दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। इसको भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता है। तो एक बात बताओ, y = C+S था, अब मैं डेल्टा y = डेल्टा C + डेल्टा S लिख सकता हूँ, आंसर इज़ यस। तो अब मैंने डिवाइड कर दिया डेल्टा y बाय डेल्टा y। इसके अलावा यहाँ पे डेल्टा C/डेल्टा y हो गया, सब में डेल्टा y से डिवाइड कर दूंगा तो भी क्या होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल रहता है। अब ये हो गया 1, डेल्टा C/डेल्टा y क्या हो गया MPC, और ये क्या हो गया MPS, तो दोनों का सम क्या हो गया = 1 हो गया। अब इसमें से एक और फार्मूला आप निकाल सकते हो, अगर MPC निकालना है तो 1 - MPS, और MPS निकालना है तो 1 - MPC। और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट याद रख लेना, स्मॉल b का मतलब MPC होता है, ना कि MPS। स्मॉल b का मतलब MPC होता है, जो कि आपको कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ना था, C बार + BY। और एक और चीज़ यहाँ पे भी लिख लो, जो सेविंग फंक्शन होता है ना, तो सेविंग का भी एक फार्मूला होता है। सेविंग फंक्शन का जब आपने सेविंग पढ़ा ना यहाँ पे, तो सेविंग फंक्शन का एक फार्मूला होता है, इसको लिखते हुए जाना। देखो जी, सेविंग = -C बार + 1 - BY होता है। कैसे आया देखो बता दूँ, C बार + BY, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो एक बात बताओ, C बार + BY होता है, तो हमने अभी पढ़ा y = C+S। तो y अगर C+S है तो y C की वैल्यू ये पूरा रख दो ज़रा, C की वैल्यू C बार + BY + S। अब देखो ज़रा यहाँ पे, तो C बार + BY + S = y। अब मुझे S चाहिए, S, तो S यहाँ पे रहने दो, बाकी सारी चीज़ें राइट से लेफ्ट लिया, y - C बार - BY। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -C बार, ठीक है जी, + y - BY, हैंस S = -C बार प्लस y कॉमन ले लो तो 1 - BY। तो ये आपका सेविंग फंक्शन इस तरीके से डिराइव होता है। तो सेविंग = याद रखना, ये फार्मूला MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, MCQ क्वेश्चंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेविंग फंक्शन यानी सेविंग फंक्शन = होता है फंक्शन ऑफ y, कंजम्पशन फंक्शन = होता है फंक्शन ऑफ y। लेकिन फार्मूला पूछे सेविंग का क्या फार्मूला, तो सेविंग = -C बार प्लस 1 - BY। और अगर आपसे कंजम्पशन का फार्मूला पूछता है तो -C बार + BY। और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, इस B का मतलब क्या होता है MPC होता है। कभी कभी सेविंग = ये भी लिख सकता है -C बार प्लस
MPSY, तो ये भी सही होता है क्योंकि भाई 1 माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, MPS होएगा, क्योंकि C बार प्लस MPCY होता है। MPC बोले ना, तो MPC का मतलब B, तो MPCY, और 1 माइनस बी यानी कि 1 माइनस MPC तो MPSE होता है। अभी हमने रिलेशनशिप देखा, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाओ जी, इलस्ट्रेटिव स्केड्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो जरा, एक स्केड्यूल दिया हुआ है, कई बार कैलकुलेट करने को आएगा APC और MPC, तो इसमें मैंने सारे एक ही टेबल में दे दिया। देखो इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन वही सेम है 21, ये 120 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 110 दे दिया जानबूझ के, 200, 290, 380, 475, 60, थोड़ा सा चेंज है। ओके, सेविंग अब निकालेंगे, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। अब AC, AS, APC, APS, MPC, MPS निकालना है, तो AC, ये AC नहीं है, ये होना चाहिए डेल्टा C और डेल्टा S, ठीक है जी। डेल्टा C अपन निकाल रहे हैं, नहीं रुको, ये तो कंजम्पशन हो गया, अच्छा ठीक है, ये डेल्टा C है और डेल्टा S ही है। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग निकाल रहा है किसके लिए, MPC और MPS के लिए, ठीक है ना, MPC और MPS के लिए, राइट। तो और APC, APS, MPC, MPS निकालना है, तो हमने ऑलरेडी पता है C अपन Y, S अपन Y, डेल्टा C अपन डेल्टा Y और डेल्टा S अपन डेल्टा Y, तो इससे आपने निकाल देना है। भाई देखो C अपन Y करो तो APC निकलता चला जाएगा, C अपन Y करो APC निकलता चला जाएगा, 200 अपन 290 अपन 300, तो ये आ जाएगा। सेविंग अपॉन इनकम करोगे तो आपका APS निकलेगा, -10 अपन 100, -0 अपन 200, 0, 10 अपन 300 तो 0.03, तो इस टाइप से आपका APC निकलेगा। APS कैसे निकलेगा और MPS और MPC कैसे निकलेगा, तो MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपन डेल्टा, तो पहले हमने डेल्टा C निकाल लिया, कैसे, C में कितना चेंजेस आ रहा है, तो पहले में डैश, फिर 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, सब में 90 आ रहा है, और S में चेंज कितना आ रहा है, तो 10, 10, 10, 10। और यहाँ पे जब आप देखोगे इन दोनों का सम करोगे ऑलवेज 1 आएगा, इन दोनों का सम ऑलवेज 1 आएगा, इन दोनों का सम ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। सेम इन दोनों का टोटल APC और APS का ऑलवेज टोटल 1 ही आएगा। तो अगर एक निकल जाएगा तो ये भी आप 1 माइनस करके निकाल सकते हो। अगर MPC निकाल लिया तो MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC करके भी आप निकाल सकते हो। तो ये एक पूरा का पूरा टेबल दे दिया है, छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस MCQ करके पूछ सकते हैं। ये सारा फार्मूला एक जगह पे दे दिया, S इक्वल्स टू Y माइनस C है, APC डेल्टा C अपन Y भी हो सकता है और 1 माइनस APC भी हो सकता है, APC कह रहे हैं APS भी हो सकता है, APS इक्वल्स टू S अपन Y सेविंग अपन इनकम और 1 माइनस APC भी हो सकता है, MPC डेल्टा C अपन डेल्टा Y 1 माइनस MPS और MPS इक्वल्स टू सेम डेल्टा S अपन डेल्टा Y और 1 माइनस MPC। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट इन सब के बीच डिफरेंस है वो ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे क्या क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशंस को C बार से डिनोट करते हैं, बाकी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, कंजम्पशन इनकम डेल्टा S डेल्टा C डेल्टा Y, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आओ, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन तो ये सेम ऊपर में बताया था वही है, ये आप पढ़ लेना। C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, यहाँ पे C बार प्लस BY होगा, C बार प्लस BY, जहाँ जहाँ C है वहाँ पे C बार प्लस BY लिख लेना। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन सेम आपको अभी डिराइव करके बताया, यही सेम ऊपर में कैसे कैसे आपको अभी बताया मैंने, ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला बताया ना भाई, y इक्वल्स टू C प्लस S, और वी नो कि C इक्वल्स टू डेल्टा कह रहा हूँ C बार प्लस BY होता है, तो C बार प्लस BY लिख दो और प्लस S है और इधर पे इनकम है, तो आप आसानी से S भी निकाल सकते हो, ये माइनस C बार 1 माइनस BY आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेविंग फंक्शन इस टाइप से आया। तो सेविंग फंक्शन, सेविंग फार्मूला, कंजम्पशन फार्मूला दोनों याद रख लेना। फिर है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ये दो क्वेश्चंस 12th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, डायग्राम वाले, ठीक है जी। तो ये MCQ इससे कुछ बनेगा नहीं, बट फिर भी एक बार इसको दोबारा से डायग्राम आप प्रैक्टिस करके जाना, ये आपका होमवर्क है घर पे। नेक्स्ट है क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में दो होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। भाई कैपिटल एसेट्स पे जो खर्चे करते हो ना, कैपिटल गुड्स पे जो खर्चे करते हो उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। और इन्वेस्टमेंट में हमने एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट सीखा था, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन क्या था, डिफरेंस होता था। ये यहाँ पे भी कंसेप्ट आता है, लागू होता है, ठीक है। तो याद रखना, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोले तो इसका मतलब उसमें डिप्रेशन इंक्लूड है, नेट इन्वेस्टमेंट में डिप्रेशन इंक्लूड नहीं होता। तो ग्रॉस का मतलब जब नई बार एसेट्स खरीदते हैं,
मान लो 4 लाख में एक 4 व्हीलर खरीदा, 10 लाख में एक 4 व्हीलर खरीदा, तो उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कैपिटल एसेट्स खरीदा हमने। और 2 साल बाद उस 4 व्हीलर की कीमत मान लो घट के 7 लाख हो गया, तो उसको नेट वैल्यू बोलेंगे। 7 लाख नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 10 लाख, तो 10 लाख माइनस 7 लाख इक्वल्स टू 3 लाख का डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में माइनस कर दो 3 लाख डेप्रिसिएशन, तो भी आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाती इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है जी, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। तो देखो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, आमदनी होगी। इनकम ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, और यू कैन सिंपली से वाइस वर्सा। इनकम इंक्रीज करोगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, यू कैन सिंपली से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज करते हो, जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो उतना ज़्यादा आपकी आमदनी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए इसको हम लोग इनकम इलास्टिक बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। दूसरा ऑटोनोमस का मतलब हम ये मानते हैं फिक्स। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, फिक्स। अगर मान लो क्या है, हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इट इज़ वॉट बेसिकली नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोनली बाय प्रॉफिट मोटिव। तो ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगा। अगर चेंज इन इनकम होता है तो उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, या यू कैन सिंपली से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। और इन दोनों का डायग्राम कर्व ये अच्छे से याद करके जाना। देखो ऑटोनोमस क्या होता है, ऑलवेज आपका स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इंड्यूस वाला क्या होगा, अपवर्ड होगा। इंड्यूस वाला इन्वेस्टमेंट अपवर्ड होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और यू कैन ऑल्सो वाइस वर्सा सेज कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है। ये सॉरी यहाँ पे है इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे ऑटोनोमस वाले में फिक्स रहता है। इनकम आपका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है तो ये ऑलवेज यहीं पे रहेगा फिक्स। इनकम बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट इतने का इतने। यहाँ पे इनकम यहाँ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ है। इनकम बढ़ा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये दोनों का कर्व अच्छे से याद रख लेना। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो मोटिव देखो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन ये क्या होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। इनकम इलास्टिक होता है इंड्यूस वाले का, इससे MCQ आ सकता है। और ऑटोनोमस का क्या होता है, नॉट अफेक्टेड। और हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं पूरा ना 12th क्लास लेवल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अज्यूम करा हुआ था हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेके ही चलना है। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी वाला। इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है, स्लोप्स अपवर्ड होगा। इसमें क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और सेक्टर क्या है, डन बाय प्राइवेट सेक्टर, और ये क्या है, डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा इनकम। नेक्स्ट है क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब इन सब कारणों की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छे से करके जाना। ये वाला टॉपिक भी बच्चे कई बार छोड़ के जाते हैं, तो इससे MCQ क्वेश्चन आ सकता है। 2 ही है मेन, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI बोलते हैं, और एक होता है ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 है, सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। यील्ड का मतलब सिंपली सर आउटपुट होता है। यील्ड का मतलब आउटपुट होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू एसेट्स ऑफ दैट काइंड। इट इज़ द प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस। तो सप्लाई प्राइसेस ये होता है। ये है क्या, एमी रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एमी इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो ना, एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर पढ़ लो तो सब समझ आ जाए। देखो अगर मान लो आपने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट करा। इन्वेस्टमेंट कितना करा है यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्या, हाँ आपने इन्वेस्टमेंट करा है 10,000 रुपये का, ये दिया हुआ है 10,000। आपने कोई खर्चे करे 10,000 का कोई कैपिटल। मान लो आपने क्या किया, आपने कैपिटल लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट करा है 10,000 रुपये का, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न का मतलब यील्ड हो गया, जो आपको यील्ड प्रॉफिट फ़ायदा मिल रहा है वो 1,000 का मिल रहा है। ठीक है जी, 1,000 का मिल रहा है। तो एक बात बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, तो 10% का हो गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ गई, 10%। लेकिन अगर मैं बोलूँ सप्लाई प्राइस कितनी है, तो आपने 10,000 रुपये क्या किए हैं, उस एसेट्स को लगाने में खर्चे करें, तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई प्राइस और दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टिव यील्ड। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, ध्यान दो। यहाँ पे अगर मान लो
इन गिवन मशीन एक्सपेक्टेड यील्ड रिसीट्स 1200 एंड रनिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 200। कई बार रनिंग एक्सपेंसेस भी होता है। तो ये जो 1000 रुपये मैंने नेट प्रॉफिट ले लिया, इसमें रनिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं था। अगर मान लो कुछ रनिंग एक्सपेंसेस होएगा तो ये 800 अपॉन में 10,000 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये 8% आएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई रनिंग एक्सपेंसेस है तो उसे माइनस करना है। ये बच्चे भूल जाते हैं, तो ध्यान रखो कभी भी रनिंग एक्सपेंसेस मतलब भाई उस मशीन को चलाने वालाने के खर्चे, तो उसमें उसको माइनस करने के बाद नेट यील्ड निकालना है, फिर डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट से, तब जाके आपको जो है क्या निकल के आता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड आता है। मैंने रेट ऑफ ये इंटरेस्ट नहीं था भाई, ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ और होता है, ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड था। प्रोस्पेक्टिव यील्ड हमने निकाला ना, प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकाला, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ये हमने प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकाला 8% कि भाई हमारी कितनी आमदनी हो गई है। हमने इन्वेस्टमेंट करा 10,000 का, दैट्स कॉल्ड सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस हमारी 10,000 है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करा हमने या किसी कैपिटल एसेट्स को रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होती है उसे सप्लाई प्राइस। जो यील्ड होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड कि भाई हमें कितने रुपए का आमदनी हो सकता है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करा है 10,000 का, तो हमें यील्ड कितना होगा, हमें प्रॉफिट कितना ऑन होगा, कितना आउटपुट आएगा हमारा। तो अगर टोटल आउटपुट यानी टोटल अर्निंग आई 1200, उसमें हमारी कुछ रनिंग खर्चे हैं, रनिंग कॉस्ट है 200 रुपये, तो 1200 माइनस 200 नेट हमारी अर्निंग, नेट यील्ड आई 1000 रुपये। किससे? 10,000 इन्वेस्ट करने पे। तो हमारा जो यील्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड आया 10% आया, 10% और 1000 रुपये। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स मनी फॉर फाइनेंसिंग एसेट्स। तो दो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो भाई आपने कहाँ से पैसे लगाए, या तो अपने घर से या कहीं ना कहीं लोन से। तो हम ये मानते हैं बिजनेस में कि भाई कोई भी पैसे लगाओगे ना तो बदले में कुछ ना कुछ कॉस्ट होएगा। हमने घर से लगाया पैसे, तो अगर मैं उसको जमा करता तो कुछ ना कुछ उस पर ब्याज मिलता मेरे को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो 10,000 रुपये हमने कहीं से फाइनेंस करे, बोरो करे, लोन लिया बैंक से, तो जब लोन लेंगे तो बैंक को उस पर पैसे देने पड़ेंगे, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लो हमने 10,000 रुपये उठाया था 8% के ब्याज रेट पे, 8% के इंटरेस्ट पे, तो हमने उसे 8% दिया 800 रुपये, और हमने नेट अर्निंग कितने करे हैं 1000 रुपये। तो हमारे लिए 200 रुपये का स्टिल फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट रेट होता 12% या 15%, और हमारी आमदनी हुई है 1000 रुपये नेट, 1200 माइनस 200 1000 रुपये, यानी कि 10% का हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड आया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 15% और प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 10%, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि अगर सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जितना ज़्यादा हाई होगा इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जितना कम होता है हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोन ज़्यादा ले लेते हैं। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन MEI एंड ROE। MEI एंड ROE, तो यहाँ पे ध्यान दो ना, ये प्रॉफिटेबल है। हमारी MEI जो है 10% निकला था, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1000 डिवाइड बाय 10,000, और आप ऐसे करो 1200, ये आपने क्या किया था अभी अभी ऊपर निकाला था ना, 1200 माइनस 200 इंटू 100 कर लिया था आपने, तो MEI निकला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो जी 8% है, तो ये प्रॉफिटेबल है। और अगर ये उल्टा होता है तो नुकसानदेह होता है, और इक्वल भी हो सकता है, तो आप करो ना करो एक ही बराबर, ठीक है। तो ये सब समझाया हुआ है। नेक्स्ट आपका एक्स एंड एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखो एक्स एंड सेविंग्स एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक होता है, और एक होता है एक्स पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, एंड का मतलब पहले। तो एक्स एंड का मतलब प्लानिंग होता है, जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है। तो आपने एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दैट अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड्स प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकॉनमी। जो आपने प्लानिंग करा है कि भाई हमारी इतनी इतनी इनकम होगी तो हम इतनी इतनी सेविंग करेंगे, हमारी इतनी इतनी इनकम होगी तो उतने उतने हम उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये पहले प्लान कर लेते हैं हाउस होल्ड कि भाई इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगा, इनकम में चेंज होगा, तो हम सेविंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, दैट्स कॉल्ड एक्स एंड सेविंग। और सेम इनकम में चेंजेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे, तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा क्या है, एक्स एंड जो होता है कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एट इंटेंडेड, प्लान्ड, वॉलंटरी एंड डिजायर्ड। तो ये नाम आपको याद रख लेना है। लेकिन जब मैं बात करूँ एक्स पोस्ट का, तो पोस्ट का मतलब एक्चुअल या रियलाइज। तो एक्स एंड सेविंग्स के बाद एक्स पोस्ट सेविंग होता है। तो जो एक्चुअली में हमने कितना सेव करा, हमने प्लान करा था इनकम 100 रुपये से बढ़ेगा तो हम सेविंग
50 रुपये से बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ गई, हमारी सेविंग जो सिर्फ 40 रुपये हुई या सेविंग 60 रुपये हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट। सेम इन्वेस्टमेंट के केस में होता है। लास्ट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इससे MCQ आएगा, आपके 12th क्लास में भी आया था। बस अब हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, 1 घंटे हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट। तो हमने ये पूरा ये बड़ा चैप्टर था तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से MCQ क्वेश्चन आया हुआ था इस साल 12th क्लास में, आपका जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2023 में, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेगा, तो इसको अच्छे से करके जाओ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशंस इन विच ऑल पीपल आर विलिंग and able to work at given wage rate और existing wage rate without any undue difficulty। तो कोई भी डिफ़िकल्टी के बगैर जितने भी वेज रेट हैं इकोनॉमी के अंदर, उस रेट पे सभी लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम करने के योग्य हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, जो भी विलिंग टू जो है ना, विलिंग टू, इसको क्या कहते हैं, विलिंग एंड एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क हैं, उन सभी लोगों को एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी लोगों को काम मिल रहा है। इट सिंपली मीन्स डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई। हाउएवर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर कैन बी सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तो लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर सभी लोगों को काम मिल रहा है, स्टिल कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस होते हैं, और यू कैन सिंपली से कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट, मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये नहीं कहेंगे कि भाई सभी लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, तो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो वो अनएम्प्लॉयड जो है वो किस कारण से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो कह रहा है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। कौन सा? एक फ्रिक्शनल और एक होता है स्ट्रक्चरल। एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल। ध्यान दो, फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को ज्वाइन करता है, तो 2-3 दिन का बीच में गैप हो जाता है, या 2-3 दिन या 2 महीने या 10 दिन या 15 दिन, वो जो घर पे बैठा रहता है, बेरोजगार रहता है, उतने पीरियड को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो उसे फ्रिक्शनल बोलते हैं। फ्रिक्शनल ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब। मान लो आप एयरटेल में काम कर रहे हो, ठीक है जी, और आप एयरटेल से स्विच करके जॉब चले जाते हो जियो वाले कंपनी में, तो पहले एयरटेल वाले को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा और फिर ज्वाइनिंग करना होता है जियो वाले को। तो मान लो उसके बीच में, आजकल तो ऐसा होता है, पहली क्या है, ज्वाइनिंग लेटर ले लेते हैं और पहली रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, तो जिस दिन आपने रिज़ाइन करा उसके अगले दिन से दूसरे कंपनी में चले जाते हो। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि पहले वो रिज़ाइन कर देते हैं, मान लो 31 जनवरी को उसने रिज़ाइन कर दिया, अब दूसरा जॉब वो ढूंढना पड़ा, उसको ढूंढने गया रिजिग्नेशन के बाद, या किसी को फायर कर दिया ना कंपनी से, तो उस केस में उसके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो फिर वो दूसरा जॉब ढूंढेगा। तो 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जितने दिन का भी टाइम लगा, उतने दिन तो बेरोजगार था, घर पे था, बैठा हुआ था। तो उसके बाद उसको जॉब मिला, तो जितने दिन वो बेरोजगार था ना, नए जॉब को सर्च में, नए जॉब की तलाश करने में, और नए जॉब उसको मिला, तो उसके भी जितने भी दिन वो बेरोजगार था, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है स्ट्रक्चरल। कई बार क्या होता है मार्केट में, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है। जैसे आज की डेट में बता दूं, अब ChatGPT आने वाला है, तो बहुत सारे जो टाइप राइटर वगैरह पे कंप्यूटर पे टाइप करके काम करते हैं ना, उनकी जॉब खतरे में। क्या होगा अब भाई, सीधा कंपनी वगैरह डायरेक्टली बोलेगा या कोई भी चीज़ सर्च करेगा, अपने आप लिखा हुआ सारी चीज़ें आ जाएगा। करेक्ट। पुराने ज़माने में क्या था, 90s से पहले जब कंप्यूटर का टाइम नहीं होता था, तो लिखने वाला काम ज़्यादा होता था, टाइप राइटर का काम ज़्यादा चलता था। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर का टाइम आया, तो कई लोग जो है कंप्यूटर जानते नहीं थे, तो उन लोगों की, कई लोगों की नौकरी जो है क्या हो गया, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ना पड़ा, उनको पहले जाके कंप्यूटर सीखना पड़ा, फिर जाके उनको जॉब मिला, इस टाइप से। तो स्ट्रक्चरल का मतलब जब चेंजेस आता है, तो कंप्यूटर युग में, मशीन युग में, तो इस टाइप से होता है। तो उतने दिन तक, जितने दिन तक वो बेरोजगार थे, मान लो 90s 2000 की बात बता रहा हूँ, कि अगर कोई एम्प्लॉई एक ऑफिस में काम कर रहा था, वो हाथ से लिखता था, ठीक है, लेटर्स वगैरह ये सारे, कंप्यूटर आ गया तो कंपनी ने बोला कि सभी लोग भाई कंप्यूटर सीख के आओ तभी जॉब देंगे। तो उसने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की छुट्टी ली और कंप्यूटर सीखा, तो उतने दिन वो बेरोजगार था, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कंप्यूटराइजेशन की वजह से, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन वर्कर्स डू नॉट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर विल बी अनएम्प्लॉयड अंटिल दे डू सम कंप्यूटर कोर्स और ट्रेनिंग। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट,
और ऊपर में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया जॉब की चेंज होने की वजह से। इसके बाद है एक है आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो टाइप के क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, याद रखना, इसी से क्वेश्चन आया था। फुल एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। और अलग से आपको पढ़ना है इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, तो इनवॉलंटरी में क्या होता है, ध्यान दो, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। तो वॉलंटरी में आप याद रख लेना, वॉलंटरी में आप याद रख लेना मुकेश अंबानी का नाम, मुकेश अंबानी। एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी को या फिर टाटा जी को मैं बोलता हूँ, रतन टाटा जो हैं, मैं बोलता हूँ रतन टाटा जी एक काम करो, आपको मैं 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दूंगा, आप मेरे कंपनी में आओ और एज अ मैनेजर का काम करो। रतन टाटा क्या बोलेंगे, ओ भैया मैं नहीं कर रहा काम, तो 1 लाख देगा, मैं नहीं काम कर रहा, मेरे को तो ऐसे ही बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। सपोज हमने शेयर्स खरीद रखे हैं, रतन टाटा कह रहे हैं मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं, मेरी कंपनी है, मेरे को तो बैठे बैठे आमदनी आ रहा है, मैं तेरे यहाँ पे क्यों काम करूँ। तो इस टाइप से एग्जांपल समझाने के लिए सर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी पर्सन को हम जॉब दे रहे हैं, ठीक है जी, और जॉब अवेलेबल है, बट वो पर्सन ही काम करने को रेडी नहीं है, इफ़ दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट गिवन वेज रेट, इंस्टेड ऑफ व्हाट, कि आप ये कह सकते हो स्टिल उसको काम अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है, तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी। लेकिन इनवॉलंटरी का मतलब इंसान काम करने को रेडी, आज की डेट में मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या है, बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लोग काम करने को रेडी हैं, हर कोई काम मांग रहा है, पढ़ा लिखा लोग काम मांग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के पीरियड के बाद से क्या हो गया ना, जो मार्केट इकोनॉमी काफ़ी गड़बड़ हो रखी है, तो जिसकी वजह से लोगों का जॉब इवन जा रहा है, लोग काम करने को रेडी हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो पढ़ लो जरा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जिस भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर काम करने को रेडी हैं, बट उनको क्या हो रहा है, दे डू नॉट गेट वर्क। लेकिन इसमें क्या है, देखो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क ऑल्दो क्या है, सुटेबल वर्क इज अवेलेबल टू देम। तो यहाँ पे वॉलंटरी में काम अवेलेबल है, मिल रहा है, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे क्या है, काम मिल ही नहीं रहा है, लोग करने को तैयार है, दे आर विलिंग टू वर्क, बट उनको काम ही नहीं मिल रहा है, तो जो कि आज का सिचुएशन है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है। बस यहीं तक था ये चैप्टर। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये वाला चैप्टर्स 8 वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये 7 नंबर, तो ये मैंने पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और साथ में और भी कोई भी डाउट हैगा, नोट्स वगैरह चाहिए, तो इसका PDF नोट्स वगैरह आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई सी भी टाइप का कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चंस का, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है।